Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So I would like to also say to all of you good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है साउंड. सो साउंड्स का इंट्रोडक्शन और साउंड से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था साउंड के बारे में. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ साउंड. तो हमने उसको सोल्व किया, आंसर बताया था साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, वो हमने छोड़ दिया था. थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्या था? हाउ डज साउंड ट्रेवल. साउंड कैसे ट्रैवल करता है? साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है. और वेव जो है हम कंप्लीटली समझ चुके हैं वेव कितने टाइप की होती हैं, वेव क्या होती है और उसके टाइप्स कितने हैं. सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड, उसके ऊपर आते हैं हम. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है. सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम एक साइकिल की घंटी को अगर हम ऐसे टच करें, ठीक है ना, तो हमारे को कुछ भी ऐसा खास महसूस नहीं होता. लेकिन जब हम सॉफ्टली उसको टच करेंगे, सॉफ्टली साइकिल की बेल को ऐसे टच करो, आपको कुछ ऐसा कुछ भी सेंसेशन, कोई भी ऐसी चीज़ आपको महसूस नहीं होगी. और जेंटली सॉफ्टली आप उसको टच करते हुए आप बेल बजाने की कोशिश कीजिए. साइकिल की घंटी को ट्रिंग ट्रिंग करते ना ऐसे, तो उसको करने की कोशिश कीजिए. आप बेल ऐसे बजाइए तो आपको क्या लगेगा कि वो रिंग जो है, वो बेल जो है, साइकिल की जो घंटी है, साइकिल की जो घंटी है वो क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है भाई. वाइब्रेशन है उसके अंदर. ठीक है ना. और हम अगर बहुत ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ लेते हैं और फिर बार बार हम उस साइकिल की घंटी को बजाते हैं तो क्या लगता है कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, आवाज़ दब जाती है उसकी, इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे करके देख सकते हो. हर एक बच्चे के पास क्या अपनी खुद की साइकिल है, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू. ठीक है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मान लीजिए हम रसोई में हैं और कोई बर्तन गिर जाता है तो आपको पता है वो कई देर तक आवाज़ करता है. अगर हम तुरंत उस बर्तन के ऊपर ऐसे हाथ मार देते हैं, ऐसे हाथ रख देते हैं, तो उसी टाइम पे जो आवाज़ है वो बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही थी हमने उसको क्या कर दिया? रोक दिया. चीज़ आई समझ में. तो कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एंड ओनली वाइब्रेशन. ठीक है ना. वाइब्रेशंस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस थ्रू द वाइब्रेशंस. ठीक है. मैं अगर बोल रहा हूँ, सीधी सीधी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है. मेरे लंग्स से जो हवा आती है वो हवा क्या करवाती है? उसको वाइब्रेट करवाती है. और वो हवा के कारण वोकल कॉर्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना. तो ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर आप कोई भी ड्रम देखो, बजाने वाले जो ड्रम होते हैं वहाँ पे जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है उसकी ऐसे आप मारते हो उसके ऊपर तो वो क्या करती है? अपनी जगह पे ही ओसिलेट करती है. ये ओसिलेशन है. आपको पता है पेंडुलम का ये क्या कहलाता है? ओसिलेशन. ठीक है ना. अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे जाना पेंडुलम का क्या कहलाता है? ओसिलेशन. और अगर इसी को मैं फास्टली कर दूं, फास्ट कर दूं मैं इसी को, तो ओसिलेशन न कह करके ये क्या बोला जाएगा? ओसिलेशन न कह करके क्या बोलेंगे? इसको वाइब्रेशन बोलेंगे. बस सिर्फ इतना सा अंतर है. फास्ट फास्ट मूव करवा दो, क्या बन जाती है? वाइब्रेशन. तो आप कहीं पर भी आप देखो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस थ्रू द वाइब्रेशंस. ठीक है. सितार गिटार देखिए आप, उसका जो वायर है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बोला जाता है. स्ट्रेच्ड वायर, बहुत खींची हुई वायर होती है सितार गिटार में. अगर आप उसको प्लग करते हो ऐसे तो वो क्या करती है? वाइब्रेट करती है. और थ्रू दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अपने डेली लाइफ में, आप उनके बारे में सोच सकते हो. ठीक है. तो हाउ डज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस थ्रू द वाइब्रेशंस.
या फिर एक अगर आप एक एग्जांपल इसका जो है समझना चाहते हो तो ट्यूनिंग फोर्क जो आता है, ट्यूनिंग फोर्क जो आपको दिखाई दे रहा है ये चिमटे जैसा होता है, ठीक है, चिमटा होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट भी मान सकते हो आप इसको और थोड़ा हार्ड भी मान सकते हो आप। जब ये ट्यूनिंग फोर्क या तो किसी चीज़ के साथ ऐसे आप मारते हो तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, आवाज़, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। या फिर अगर आप इसको आपस में ऐसे मारते हो, चिमटे जैसा समझ सकते हो आप। ट्यूनिंग फोर्क कई बच्चों ने नहीं देखा हुआ, ठीक है ना, आप पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो। जब ये ऐसे वाइब्रेट करता है तो ये वाइब्रेट करके ऐसे खुलेगा, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू जो है वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको थ्रू दिस पिक्चर, ठीक है। ऐसे ही प्रोपेगेशन होता है साउंड का। जब ये ऐसे खुलता है तो एयर की लेयर्स जो है वो क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। थ्रू दिस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, साउंड गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना। अब हम अगला टॉपिक करते हैं इसके बारे में। साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है क्या? तो पिछले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि साउंड जो है विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं होता। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर साउंड को प्रोपेगेट करना है आपको, मैं अगर कोई बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई बच्चा सुन रहा है वहाँ पे, तो हमारे बीच में मीडियम क्या है, एयर। मीडिया भी बताया था मैंने, मीडिया भी बोल सकते हैं या फिर मीडियम, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को समझ में ना आता हो कि मटेरियल मीडियम, मटेरियल का मतलब क्या है, मीडियम ही कंसिडर कर सकते हो आप, या फिर इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ, आपको पता है। अगर ये समझ में ना आता तो इसको आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है भाई, ठीक है ना। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट, आवाज़ नहीं जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या उठेगा, आपका क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि क्या जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना। अगर आप आउटर स्पेस में जाओ, आउटर स्पेस जहाँ पे हवा ना हो, अर्थ को छोड़ करके आप जाओ, जैसे मून है, कंसिडर कीजिए आप अगर मून पे जाते हो, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना, सच्ची बात है। अगर आप मून पर जाते हो तो मून पर हवा नहीं है, वहाँ पे अगर आप बात करना चाहते हो आपके साथी से तो आप कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी चिल्लाते रहो, आपका जो साउंड है, आपकी आवाज़ जो आपके साथी को सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जीरो एयर, शून्य, ठीक है, या वैक्यूम कह सकते हो आप। वहाँ पे शून्य एयर के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, वैक्यूम। सो साउंड नीड ए मीडियम, वहाँ पे एयर जो है वो नहीं है, मीडियम क्या है, एब्सेंट। तो मीडियम एब्सेंट है तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है ना, साउंड सुनाई नहीं देगा। अब क्या ये जो है एयर के थ्रू ही चलता है? क्वेश्चन क्या है कि जो साउंड है वो क्या एयर में ही चल सकता है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। जितने भी मीडियम हैं उनके थ्रू साउंड चल सकता है, कौन सा भी मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, गैसेज लाइक एयर, ठीक है ना। इन ऑल मीडियम्स साउंड कैन ट्रेवल। ठीक है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेज, इन ऑल द मीडियम साउंड कैन ट्रेवल, किसी भी मीडियम में। अब आप कहोगे सर साउंड सॉलिड में तो हमने चलता हुआ नहीं देखा, भाई सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, ठीक है ना, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा साउंड की जो स्पीड है वो किस में है, सॉलिड में। गैस में तो बहुत ही कम है, बताऊंगा अभी एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैसेज में सबसे कम स्पीड रहती है साउंड की, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सॉलिड में, ठीक है ना।
ये आप कंसीडर कर सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू, सोच सकते हो इसको। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको पता है रेलवे लाइन बिछी होती है। अगर आप पटरी के ऊपर कान लगा के देखते हो, ठीक है, अगर कोई ट्रेन 5-10 किलोमीटर दूर है आपके स्टेशन से, अगर आप उस पटरी के कान लगा के देखो तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेन जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, ये एक रियल एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट साउंड जो है वो सॉलिड्स में ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और बाद में सबसे स्लो किस में है? गैसेज में। मैं अगर बोल रहा हूँ तो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी मानी जाती है? मैक्सिमम। ठीक है, हम देखेंगे कि साउंड की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है। 320 मीटर पर सेकंड, 320-30 मीटर पर सेकंड एवरेज मानी जाती है। ठीक है ना। वैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से ये स्पीड कम ज़्यादा होती है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, एग्जैक्ट जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड मानी जाती है, वो हम क्या मान लेते हैं? 320 या 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम्स, और विदाउट मीडिया साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपना अगला टॉपिक, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो उसका नेचर कैसा है, मैंने आपको बताया अभी। नेचर ऑफ मटेरियल क्या क्या बताया कि जो मीडियम है वो कैसा है। जैसे उनमें मटेरियल का जो नेचर है वो कैसा है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, या फिर गैस है। अगर सॉलिड है, देखिए अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड कैसा है? चीज़ें समझ में, कांच है, एल्युमिनियम है, आयरन है, या स्टील है। ठीक है ना। तो ये है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अलग अलग सॉलिड्स में भी अलग अलग जो आवाज़ है उसकी स्पीड क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। ठीक है ना। अब देखो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के ऊपर भी स्पीड जो है डिपेंड करती है? यस, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी आल्सो। एयर में नमी जो है वो कितनी है, नमी की परसेंटेज कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि जो साउंड की स्पीड है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। सो जैसा कि आपको टेबल में दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एयर में साउंड की स्पीड आपको दिखाएगी है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 344 मीटर पर सेकेंड। ब्लड में भी आपको स्पीड बताई गई है, एल्यूमिनियम में। ठीक है, लिक्विड में आपको स्पीड बताई जा रही है। सी वाटर जैसे लिक्विड है तो वहाँ पे 1531 के कुछ आसपास है, 1531। ठीक है। सो ब्लड में भी बताई जा रही है, एल्यूमिनियम में भी बताई जा रही है आपको, स्टील में भी बताई जा रही है। ठीक है, और कांच में भी आपको बताई जा रही है कि ग्लास में जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, ग्लास में स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। और दिखाई दे रहा है आपको कि टेम्परेचर के वेरिएशन से जो स्पीड है वो क्या करती है? वेरी कर रही है। टेबल में सारी एक एक चीज़ आपको कंप्लीटली दिखाई दे रही है। ठीक है। सो इन फैक्टर के ऊपर जो है स्पीड जो डिपेंड करती है। ठीक है। अब आपको पता है कि जो सोनिक बूम, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं, सोनिक बूम के बारे में आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सोनिक बूम का। जो हायर स्पीड वाले जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं, हाई स्पीड, जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड को पार करती है, यानी कि जिनकी स्पीड जो है 1 सेकंड में 344 से ऊपर की होती है, 344 मीटर पर सेकंड, तो वो जो है बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं और हाई एनर्जी से एयर को
प्रेशराइज करते हुए एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम। ठीक है ना, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, सोनिक बूम यूज़ किया गया है। और इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड, एयर में जो स्पीड होती है साउंड की 344 मीटर पर सेकंड, उसको क्रॉस करती है, उसके पार होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है। सो सुपरसोनिक स्पीड, और इनको क्या बोलते हैं हम? सोनिक बूम बोलते हैं इनको। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं हम, रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड। रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। तो जब आसमान में जो लाइटनिंग देखते थे पुराने टाइम पे जो लोग थे, वो ये कहते थे कि जब लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, तो ये कहते थे कि जब ये गिरती है और गिर के उठती है ना, तब आवाज़ करती है। देखिए कितना सुपरस्टिशन था, कितना अंधविश्वास था। और मेरे हिसाब से अब भी आपके माँ बाप ये कहते होंगे, अपने माँ बाप से पूछ लेना कि जब आसमान में जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग देखते हैं हम बारिश के टाइम पे, और वो जब गिरती है धरती के ऊपर, तो वो आवाज़ क्यों करती है और कब करती है? तो घर वालों का यही आंसर होगा कि जब वो लाइट गिरती है, गिर के जब उठती है ना, तब आवाज़ करती है। देखो कितना बेवकूफ़ी भरा आंसर है। क्यों? क्योंकि एक बार लाइट अगर गिर गई, लाइटनिंग अगर गिर गई तो उठेगी क्यों? भाई सीधी बात है, चार्जेज होते हैं वहाँ पे, तो क्लाउड्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा और वो नीचे की तरफ आएगा। सीधी बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और लाइटनिंग गिरेगी टुवर्ड्स द अर्थ। अब डिस्चार्ज बोला जाता है इसको। अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो वापस इलेक्ट्रॉन ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, एक बार गिर गए तो गिर गए। तो ऐसा क्यों होता है कि चमक जो है वो पहले दिखाई देती है हमारे को, और साउंड बाद में सुनाई देता है? तो उसका आंसर समझ गए होगा ना, अब समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि साउंड की जो स्पीड है एयर में, मैक्सिमम मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 344 मीटर पर सेकंड, सिर्फ 344 मीटर पर सेकंड। और जबकि लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड है एयर में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। और ये सिर्फ कितना है? 344 मीटर पर सेकंड। तो हमारे को क्या होता है कि जब लाइटनिंग गिरती है तो चमक पहले दिखाई देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है? ज़्यादा है, आपको दिखाई दे रहा है। एकदम से आएगी और हमारे को चमक दिखाई देगी। ठीक है, उसके कुछ सेकंड के बाद जो साउंड है वो उसके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या है? कम। और साउंड की स्पीड जो है कम होने के कारण साउंड बाद में सुनाई देता है, और लाइटनिंग जो उसकी चमक पहले दिखाई देती है कि लाइटनिंग गिर गई, और उसके कुछ सेकंड बाद साउंड आता है। ठीक है ना, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड व्हेन इट इज स्ट्राइक फ्रॉम ए हार्डर सरफेस। जब ये किसी हार्डर सरफेस से टकराता है साउंड, तो ये वापिस आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम देख चुके हैं 8th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा था? एक मिरर अगर हम यहाँ पे लटकाते हैं, एक मिरर अगर लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये इसका पॉलिशिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस बोला जाएगा, और ये क्या है? रफ सरफेस, इधर वाला जो पेंट किया होता है हमने। एक रे ऐसे आई, ठीक है, हार्डर सरफेस आपको पता है, रे आई यहाँ पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट हुई, ये क्या बोली जाती है? इंसिडेंट रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे। ये क्या बोली जाती है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, नॉर्मल जिसको बोलते हैं हम, इस सरफेस के ऊपर ये क्या है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें हम, तो हम क्या देखते हैं? इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, और ये क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, हमने क्या देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? हमने ये देखा था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
ठीक है ना। तो जब साउंड आता है यहाँ से और ये पॉइंट जो है जहाँ पे ये स्ट्राइक करता है, टकराता है, ये क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट। जब ये यहाँ पे आके टकराता है वो पॉइंट पे, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं या इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ पे आके टकराए साउंड और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, तो ये उन्हीं लॉज को फॉलो करता है, ऐसा देखा गया। ठीक है ना। क्या देखा गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले लॉज ही फॉलो होते हैं। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉज क्या है देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड बोला जाएगा यहाँ पे, इंसिडेंट साउंड, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड साउंड रे बोल सकते हो आप, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, एंड ए नॉर्मल, दे आर ऑल lie in the same plane। अब ये क्या चीज़ है भाई, सेम प्लेन का मतलब क्या है, देखिए इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है, सपोज कीजिए इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं, इसी प्लेन में। ऐसा नहीं होगा ये इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, ऐसा नहीं होगा। इंसिडेंट रे जिस प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन में लाई करेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। सेकंड लो देखिए, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है ना। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में भी आप देख सकते हो, एंगल आई और एंगल आर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। चाहे साउंड ऐसे जा रहा हो, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड, और ये क्या बोला जाएगा, नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। आप कैसे भी ड्रॉ कीजिए इनको। ठीक है ना। सो अगला टॉपिक करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो है उसकी रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब यूजेज आप कह सकते हो इसको। सो आपने देखा होगा कि जो मेगाफोन हम यूज़ करते हैं लाउडनेस को इंक्रीज करने के लिए, वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है भाई। या फिर जो बल्ब हॉर्न जो यूज़ करते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है भाई। आवाज़ को तेज़ करने के लिए जो बर्फ़ वाले रखते हैं, या जो भी आपने देखा होगा बल्ब हॉर्न, ये बल्ब हॉर्न जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो उसके काम में आता है ये। ठीक है। अब स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, स्टेथोस्कोप सभी जानते हैं कि जब हमारे बुखार होता है या जो भी होता है, मतलब कोल्ड होता है हमारे को, तो उस टाइम पे डॉक्टर हमारे चेस्ट को एग्जामिन करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करता है। ठीक है ना। तो स्टेथोस्कोप में साउंड जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है वहाँ पे भी। ठीक है ना। या फिर आप इसका जो है दूसरा एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। कैसे कंसीडर कर सकते हो कि आपने देखा हो अगर कोई बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे ये बोलने वाला जो होता है स्पीकर के पीछे एक साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, आपको ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए, फ़ोटो में आपको समझ में आएगा। बहुत बड़ा हॉल है, तो जब आदमी बोलता है तो वहाँ पे साउंड जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दीवारों के थ्रू, या जो ऑडियंस बैठी हुई है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसके थ्रू साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है तो पीछे वाले ऑडियंस को साउंड सुनाई नहीं देता। इसलिए जो स्पीकर है उसके पीछे जो है ऐसे कॉनकेव शेप जो है वो साउंड बोर्ड लगाया जाता है, ताकि साउंड एब्जॉर्ब ना हो गई, साउंड क्या हो, रिफ्लेक्ट हो और पूरी ऑडियंस को जो है क्लियरली सुनाई दे कि स्पीकर क्या बोल रहा है। ठीक है। ऐसे आप सिनेमा हॉल का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर कनकेव शेप की जो छत बनाई जाती हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल्स में ऐसे,
तो जाकि जो साउंड है वो जाए ऐसे और रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आए और पूरी ऑडियंस को जो है वो क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं। इको का मतलब क्या है? देखिए, इको का मतलब क्या है? द रिपीटिशन ऑफ साउंड caused by reflection of sound waves called an echo। समझ में आएगा आपको? देखो, अगर आप किसी हॉल में, बहुत बड़े हॉल में खड़े होके एक कॉर्नर में आप जा करके अगर हेलो हेलो बोलते हो, आप क्या बोलते हो? हेलो, तो आवाज़ जो है कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होके आपको दोबारा सुनाई देती है। ओरिजिनल वॉइस होती है एक तो, और दूसरी आवाज़ रिपीट होके आपको सुनाई देती है। तो रिपीट होके जो आपको आवाज़ सुनाई दी, मैंने हेलो बोला, ये ओरिजिनल वॉइस है, और कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो रिपीट वाली आवाज़ है वो आपको सुनाई दी हेलो वापस में, तो ये क्या कहलाती है? इको कहलाती है भाई। ठीक है ना, रिपीटिशन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण साउंड जो है गया, स्ट्राइक होके वापस आया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इको। या आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहाड़ी एरियाज़ में कोई हीरो जाके ऐसे चिल्लाता है रेशमा रेशमा, तो आपको क्या सुनाई देगा? आपको ये दिखाई देता है, वहाँ पे ये सुनाई देता है कि जो हीरो है उसकी आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। जैसे वो बोलता है उसके कुछ क्षण बाद, कुछ मोमेंट बाद वापस एक आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो वो क्या, वो कहलाता है इको। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तो इको मेरे को सुनाई नहीं दे रही, मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ का रिपीटिशन सुनाई दे रहेगा? नहीं, यहाँ पे कोई इको नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। इको को सुनने के लिए उतना डिस्टेंस होना ही चाहिए। इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हम इको को सुन सकें। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट का क्या कहना था कि जो आवाज़ 1/10 सेकंड में अगर लौट के आती है, देखिए मैं अगर बोल रहा हूँ और जो आवाज़ इतने सेकंड में वापस लौट के आ गई, स्ट्राइक की और वापस लौट के आ गई, तो वो ओरिजिनल साउंड में ही मिल जाती है। ठीक है ना, इतने टाइम के अंदर अंदर। इसको क्या बोल सकते हैं आप? 0.1 सेकंड भी बोल सकते हो ना इसको। अगर कोई आवाज़ 0.1 सेकंड के अंदर अंदर अगर लौट के आ जाती है तो वो ओरिजिनल साउंड में ही मिक्स हो जाती है और वो ओरिजिनल साउंड बन जाता है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो ठीक उसके कुछ मोमेंट बाद अगर आवाज़ आती है, इतने टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम, इतने टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, फिर मैं चुप हो जाता हूँ और फिर वो आवाज़ आती है, मैं चुप हो गया, फिर आवाज़ आई, रिफ्लेक्ट होके आई, वो क्या बोला जाता है? इको बोला जाता है। ठीक है ना, और साइंटिस्ट का क्या कहना है कि जो आवाज़ इतने टाइम में अगर लौट के आ गई तो वो ओरिजिनल साउंड में ही मिक्स हो जाती है, वो इको नहीं बनती, इको नहीं कहलाती वो। तो आंसर क्या है? इतने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, इतने से अगर थोड़ा सा ज़्यादा, बस इससे थोड़ा सा ऊपर, आप क्या मान सकते हो? अप्रोक्सीमेट 0.1 सेकंड। इसके अंदर का है ना, मैंने इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अप्रोक्सीमेट 0.1 सेकंड मान लीजिए। तो इतने टाइम में कोई आवाज़ अगर वापस आई तो वो फिर क्या बन जाएगी? इको बन जाएगी। ठीक है, सो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे को पता है, स्पीड मैक्सिमम कितनी मान लें हम? 344 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, टाइम कितना टाइम इंटरवल है? टाइम दिया गया है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो टाइम रखा हमने इतने टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसके डिवाइड बाय क्या है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू 344 इंटू 1। ठीक है ना, 1/10 कर सकते हो या 0.1 कर सकते हो, आप, आपकी मर्जी है। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिखा जाएगा
34.4 मीटर। देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, 34.4 मीटर, 34.4 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, मीटर। अब साउंड, वहाँ खड़ा हुआ कोई आदमी अगर बोल रहा है, साउंड आता है, वहाँ से आया और फिर गया, तो वो डिस्टेंस कितना हुआ, 34.4 मीटर। ठीक है, तो एक तरफ का डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो दोनों साइड का ना भाई। देखो यहाँ पे खड़ा हुआ कोई आदमी बोल रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ बोल रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ पे गया साउंड, ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट होके फिर इस पर्सन के पास आता है, तो इको बनता है। ठीक है, तो ये गया और आया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 34.4 मीटर। दोनों साइड का हुआ ना भाई ये तो एक साइड का कितना होगा, एक साइड का होगा 17.2 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू हियर एन इको इज कितना, 17.2 मीटर। ओके, यस, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होती है, रिवर्बरेशन होती है भाई गूंज बोल सकते हैं आप जिसको, जैसे आप किसी हॉल में जाते हो और वहाँ पे आप बोलना चालू कर देते हो, तो बार बार बहुत ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होता है और आवाज़ जो है वो समझ में नहीं आती कि कोई आदमी क्या बोल रहा है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रिवर्बरेशन है। अब रिवर्बरेशन को अगर कम करना है हमने, तो क्या करना पड़ता है, या तो पर्दे वगैरह लगाएंगे हम, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें रखेंगे जो साउंड को क्या करें, एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, एक रूम में हम साउंड एब्जॉर्बर्स, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये साउंड एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं। ये छत के चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, या तो छत के चिपका देंगे हम, या फिर दीवारों के चिपका देंगे, ताकि रिवर्बरेशन क्या हो, कम से कम साउंड जो है वो रिपीट हो, रिफ्लेक्शन क्या हो, कम। ठीक है ना, ताकि आवाज़ गूंजे नहीं। ज़्यादा रिपीटिशन है ना, वो भी ठीक नहीं होता, वो गूंज कहलाता है, आवाज़ गूंजती है रूम में। तो हम एक रूम को अगर खाली करके, हम ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खाली रूम में अगर हम बोलना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल रूम बिल्कुल एम्प्टी कर दिया हमने, जब आप दिवाली पे सफाई करो ना, तब आप देख सकते हो। ठीक है, एम्प्टी रूम में आप बोलना चालू कर दो तो वो गूंजना स्टार्ट कर देता है, रिवर्बरेशन बोल सकते हैं आप उसको इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्ट होता है और गूंज कहलाती है वो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप रूम में चारपाई, बेड या उस रूम को वापस आप भर देते हो साफ़ सफाई करके, फिर वहाँ पे वो रिवर्बरेशन उतना नहीं हो पाता, क्योंकि साउंड जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, चेयर है, टेबल है, उनके थ्रू साउंड क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर आप टेबल, चेयर ये चीज़ें अगर नहीं लगाना चाहते, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ता है, साउंड एब्जॉर्बर्स लगाने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया। ये साउंड एब्जॉर्बर्स हैं जो साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिवर्बरेशन नहीं होती। अब अगला टॉपिक करते हैं अपना, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में। सो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, हम जो देखते हैं उसके देखने की भी एक रेंज होती है भाई। ठीक है ना, अब हम सुनते हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं वहाँ तक अपनी क्या है, रेंज है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी आती है तो भी सुनाई नहीं देगा, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई तो भी साउंड सुनाई नहीं देगा अपने को। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम बहरे हैं उस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज जो होती है, 20 हर्ट्ज वो क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी का साउंड आया, दैट वी कैन नॉट हियर। ठीक है ना, और 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो हम क्लियरली सुन सकते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड आया, दैट
वी कांट हेयर, हम नहीं सुन सकते भाई, ठीक है ना। तो ये रेंज होती है अपनी, ये ऑडिबल रेंज कहलाती है, ऑडिबल रेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी देखने की भी एक रेंज होती है, वैसे ही सुनने की भी रेंज होती है, ठीक है। आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं रेनबो में, या फिर एक वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से गुजारो, रेड से वॉयलेट तक क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, और वो विजिबल फ्रीक्वेंसी है अपने लिए। अगर रेड से कम वाली फ्रीक्वेंसी, रेड से ऊपर वाली कह लो आप, इस थ्रू दिस इमेज, रेड से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी अगर आती है तो वो कलर दिखाई नहीं देता अपने को। और वॉयलेट से अगर ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी आती है, वॉयलेट से ज़्यादा, वॉयलेट से नीचे वाली कह लीजिए, तो वो भी सुनाई नहीं देनी भाई हमारे को, ठीक है ना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज है अपनी, ठीक है, देखने की भी होती है, ठीक है। तो आप देखते हो, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। आप देखो टीवी का रिमोट है अपने, जो चैनल चेंज करते हो आप, उसके एक ट्यूब ऐसे लाइट होती है आगे, जब आप उसको बटन को दबाते हो 1 2 3, जब भी आप चैनल चेंज करते हो तो वो बल्ब जो है वो उसका जलता है और चैनल चेंज होता है। आपको दिखाई देता है? नहीं देता हमारे को, कि जो रिमोट के ऊपर जो एलईडी है, जो छोटा बल्ब है वो जल रहा है, नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि अपनी जो रेंज है वो रेड और वॉयलेट तक ही है, वो इंफ्रारेड रेज बोली जाती हैं उसमें। जब वो बल्ब जलता है तो हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो रेड से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं हम, इंफ्रारेड रेज। तो वहाँ पे कौन सी रेज होती हैं, रिमोट के जो एलईडी है उसके अंदर, रिमोट की जो छोटा बल्ब कह सकते हो आप, उसमें इंफ्रारेड रेज बोली जाती हैं, जिसके कारण हमारे को दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, कि बल्ब जो है वो जल रहा है उसका। सो इंफ्रारेड रेज हो या वॉयलेट से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बोली जाएगी, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, वो भी दिखाई नहीं देती, यूवी रेज बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है अपनी। अब अगला टॉपिक देखिए, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी आती है, कोई फ्रीक्वेंसी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या है, ग्रेटर देन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी का भी नाम रखा है क्या, हाँ रखा है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी, इससे लोअर 20 हर्ट्ज से लोअर, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्रासोनिक, इनफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, ग्रेटर देन अल्ट्रा साउंड। समझ गए ना, अल्ट्रासाउंड, इन्फ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो है उसके एप्लीकेशंस देखते हैं एक बार। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के लिए क्या एप्लीकेशंस रहेंगी, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो है वो मेटल क्रैक्स अगर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के काम में आता है। देखिए, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो पाइप होते हैं, अगर उनमें कहीं पर क्रैक आ जाता है, या कोई मेटल का पीस है उसके अंदर कोई क्रैक है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजा जाएगा, और जहाँ पे क्रैकिंग होगी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा या फिर आर पार नहीं होगा, ऐसा सोच सकते हो आप। तो ऐसे गया और वहाँ से आर पार नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या है, जरूर है कि क्रैक है। सो डिटेक्टिंग क्रैक्स, इट इज़ यूज्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। या फिर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, आपको पता है माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो, उसकी डेवलपमेंट जो है, उसकी हरकतें या उसकी डेवलपमेंट जो देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पेट में कोई पथरी है, ठीक है, पथरी वगैरह का जो है वो इलाज करना है, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे पत्थर जो हैं वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बिना ऑपरेशन के। आपने सुना होगा ना, बिना ऑपरेशन पथरी बाहर,
किसी डॉक्टर के वहाँ लिखा होगा बिना ऑपरेशन के पथरी बाहर, तो वो छोटे छोटे पत्थर के अगर दाने हैं तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उनको नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की ये एप्लीकेशंस कहलाती हैं, ठीक है। या फिर किसी के पेट में दर्द होता है तो वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू अल्ट्रासाउंड, सुना है ना आपने, अल्ट्रासाउंड का नाम सुना हुआ है आपने, अल्ट्रासाउंड करवा के आता हूँ भाई, मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ क्या है, अल्ट्रासाउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो भेजा जाता है और वो अंदर की तस्वीरें लेता है, चाहे हमारी किडनी है, ठीक है, या जहाँ पे भी हमारे को दिक्कत है वहाँ की वो पिक्चराइज करता है उस एरिया को, और ये देखते हैं हम कि कहाँ पे कोई फॉल्ट है, किडनी में, लीवर में, या कहाँ जहाँ पर भी, ठीक है ना। सो एक एप्लीकेशन इसकी और है, अल्ट्रासाउंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है विच इज़ सोनार मेथड, ठीक है, वो देखिए। सोनार की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है भाई, ये एक डिवाइस है, ठीक है। मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू दिस पिक्चर, फोटो को देखिए। यहाँ पे क्या है, ये शिप के नीचे लगाई जाती है, ठीक है ना। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, साउंड को ट्रांसमिट करना, भेजना, ठीक है। तो ये जो शिप्स होती हैं समुद्रों में, यहाँ पे सोनार का जो यूज़ किया जाता है, सोनार मेथड यूज कर सकते हैं आप, या ये सोनार मेथड बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो वहाँ पे सोनार मेथड यूज किया जाता है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, साउंड को, अल्ट्रासाउंड को क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजेगा। अगर हम ऐसे चिल्लाएंगे तो साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम, थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजना पड़ेगा। साउंड गया और रिफ्लेक्ट होके आता है, बॉटम से, तली से रिफ्लेक्ट होके आया और रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ऐसे हम थ्रू दिस सोनार, इस सोनार डिवाइस की हेल्प से हम समुद्र की डेप्थ जो है वो देख लेते हैं कि समुद्र की डेप्थ कितनी है, ठीक है। हमारे को पता है कि पानी में साउंड की स्पीड कितनी है, गया और आया, डिस्टेंस कितना हो गया, डबल, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा अपना स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी आपको पता है गया और आया, डिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस। टाइम कैलकुलेट कर लिया, जब छोटा था, जब अल्ट्रासाउंड चालू किया था, जब टाइम कैलकुलेट कर लिया, टाइम कितना है, स्टॉप वॉच से फिर रिसीव किया, उस टाइम पे टाइम रोक दिया, टाइम आ गया। अब अगर स्पीड पता है, जैसे हमारे को पता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें 1535 या 40 के आसपास जो स्पीड होती है, स्पीड रखी, टाइम को कैलकुलेट किया और रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दीजिए उसको, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे सोनार मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। या फिर जो समुद्र में जो जहाज़ हैं वो डूब जाते हैं कई बार, तो उनके पीसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए शिप रैक्स जो होती हैं, जहाज़ के जो मलबा कह सकते हो आप, उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार डिवाइस जो है, सोनार मेथड यूज़ किया जाता है। सो अगला टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़ा था भाई। साउंड वेव जो है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सारी क्या थी, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम। साउंड हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक। साउंड की कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक। सो पहली हम देखते हैं, पहली क्या है, लाउडनेस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पिच, ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी ऑफ साउंड, या फिर दूसरा नाम क्या रहेगा, टिम्बर, ओके। क्वालिटी या फिर टिम्बर बोल सकते हो आप। सो एक एक को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस क्या है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है ना। ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है भाई, लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच,
ठीक है, पिच ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड। एक एक देखिए, लाउडनेस किसको बोलेंगे हम, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि एक वेव जो होती है, एक वेव, वो साउंड वेव ऐसे चलती है, ठीक है, साउंड वेव का डायग्राम है ये, साउंड वेव का क्या है ये, डायग्राम, ठीक है, वेव डायग्राम कल बनाया था हमने। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, यहाँ से ये क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है भाई, ठीक है ना। अब एम्पलीट्यूड, एक वेव ऐसी है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है ना, और एक दूसरी वेव जो है, दूसरी वेव ऐसी है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा, यस यस, इट हैज़ ए लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। सो एम्पलीट्यूड जिसका कम होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो क्या बोला जाएगा, लो साउंड। लाउडनेस समझ गए ना, आवाज़ का तेज होना, वॉल्यूम आप कह सकते हो, वॉल्यूम तेज, ज़्यादा वॉल्यूम। सो ये क्या है, लो साउंड, क्योंकि इसकी लाउडनेस क्या है, कम, लो साउंड बोला जाएगा ये, लाउडनेस कम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड छोटा होने के कारण। यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, इससे अगर और ज़्यादा बड़ा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा लाउड होगा, लाउड साउंड, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। सो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, अगर हम वॉइस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, आवाज़ को, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो हम उस टाइम पे क्या इंक्रीज कर रहे हैं, आपने सोचना है उस साउंड का आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मत सोच लेना आप, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता रखा है, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड में 1 2 3 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, एक सेकंड में ऐसे 10 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, आवाज़ तेज़ या फिर कम नहीं होती, वहाँ पे चीज़ आई समझ में, तेज़ या कम नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या हो जाता है, साउंड चेंज हो जाता है, साउंड ही चेंज हो जाता है। मतलब जो जेंट्स की आवाज़ है, हो सकता है वो किसकी बन जाए, लेडीज़ की, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ये होता है, ठीक है ना। अब अगले के ऊपर आते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिच। पिच देखिए, पिच किसको कहेंगे हम, एक बार इसको साफ करता हूँ मैं। एक वेव अपने पास ऐसी है भाई, ठीक है ना, सोच सकते हो आप, एक वेव आपके पास ऐसी है और एक वेव आपके पास कैसी है, ये, ठीक है ना, ये सोच सकते हो आप। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड में, मान लीजिए ये एक सेकंड है, 1 और 2, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ 2 हर्ट्ज बोल सकते हो। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, एक सेकंड में ज़्यादा साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप क्या समझोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम क्या बोलेंगे, हाई पिच बोलना है भाई, ठीक है ना, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसको क्या बोलेंगे, लो पिच। याद रखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है वो लो पिच बोली जाएगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है वो क्या बोली जाएगी, हाई पिच। बस इतना सा ही फ़र्क है, बस ये याद रखना आपने, पिच क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी, ए वेव हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी देन इट इज़ सेड हाई पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लो पिच। अब आते हैं क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी क्या होती है, एक सितार गिटार अगर बज रहा है, एक वोयलन अगर बज रहा है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको पता है कि सितार गिटार जो है उसका साउंड कैसा होता है, वोयलन का साउंड कैसा होता है, या फिर कोई आदमी फ्लूट बजा रहा है तो उसका साउंड कैसा होता है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट जो साउंड है उनमें क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ द साउंड, कि किसी साउंड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बचती है अपने पास साउंड वाले टॉपिक में, सिर्फ एक चीज़, क्या, ह्यूमन ईयर।
वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, हमारे जो कान की वर्किंग है वो कैसी है, हमारा कान कैसे काम करता है, हमारे को कैसे सुनाई देता है। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।